तो हेलो गाइस, द स्टडी क्लासेस की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने साइंस की मैराथन क्लासेस जो है वो शुरू की थी और स्टेप बाय स्टेप जो है हम आगे बढ़ रहे थे। पहले हमने क्लास 7th की जो है वो NCERT जो है वो ली थी और उसमें हमने जो है वो पहला टॉपिक शुरू किया था और पहले टॉपिक का नाम था भोजन के अवयव। भोजन के अवयव में हमने प्रोटीन पढ़ लिया था, वसा पढ़ लिया था, कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ लिया था, ये सब पढ़ लिए थे। उसी कड़ी में आगे वाला जो भोजन का अवयव है उसके बारे में आज जो है हम पढ़ेंगे और उस अवयव का जो नाम है वो आपके सामने लिखा हुआ दिख रहा होगा। इसका नाम है जल और सूत्र उसका रासायनिक होता है H2O। ये जल जो है वो बनता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। हाइड्रोजन और किससे मिलकर बना होता है? ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है जल। हमारे शरीर के लिए जल जो है वो काफी आवश्यकतापूर्ण है। मतलब सबसे अधिक आवश्यकता हमें किसकी रहती है? तो वो रहती है अपने जल की। ठीक है, हमारे शरीर में लगभग 70% हिस्सा जो है वो पानी का है। मतलब ओवरऑल जितने अपने शरीर के अंदर बॉडी पार्ट्स है या जितनी कोशिकाएं है, उन सभी कोशिकाओं में और पूरे शरीर में हमारे टोटल जो पानी होता है वो होता है 75%। और इस पानी का एक ही काम है, हम कुछ भी खाते हैं तो उसको विलायक करने का काम करती है। जैसे आप भोजन खाते हो या कोई फल फ्रूट खा लिया या दैनिक जीवन की आवश्यक जो चीजें हैं वो खा ली, इन सब का विलायक कोई करता है। तो वो विलायक कौन करता है? 70% अपने अंदर जो पानी होता है वो करता है पूरा कार्य। इसका क्या है? इस जल का कार्य क्या है? तो कार्य देखते हैं अपन। इसका कार्य एक तो ये है कि ये तापमान को नियंत्रित करता है। शरीर का जो बॉडी टेम्परेचर होता है, शरीर का तापमान नियंत्रण का काम करता है। नियंत्रण मतलब अपने शरीर का जो टेम्परेचर है उसको नियंत्रित करने का कोई काम करता है, तो वो कौन करता है? जल। जबकि आप सभी को पता है कि शरीर का जो तापमान है वो नियंत्रण अगर ग्रंथि कोई करती है तो उस ग्रंथि का नाम होता है पीयूष ग्रंथि, जिसे आप मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। लेकिन यहाँ ग्रंथि की बातें नहीं हो रही है, हम ग्रंथि वाला चैप्टर पढ़ेंगे, वहाँ इस ग्रंथि को अपन पढ़ेंगे। यहाँ बात हो रही है जल की या भोजन के अवयव की। तो ये जो भोजन का अवयव आपको दिख रहा है वो क्या करता है? शरीर का जो तापमान है उसका क्या करता है? नियंत्रण करता है। और क्या काम करता है? हमारे शरीर के अंदर जो बीमारियां होती है, विभिन्न प्रकार की बीमारियां से सुरक्षा, हमारे शरीर को विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां होती है उन बीमारियों से सुरक्षा कोई प्रदान करता है, तो वो भी कौन प्रदान करता है? तो वो भी प्रदान करता है जल। कौन प्रदान करता है? जल। तीसरा, जैसे अपने शरीर के अंदर आपने कुछ भी खा लिया, अब उसको अपने शरीर से बाहर निकालना है, तो शरीर में से जो अपशिष्ट पदार्थ है उनको बाहर निकालने में कोई काम करता है, तो वो भी काम कौन करता है? जल करता है। हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना, शरीर से हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालना, पदार्थों को बाहर निकालना, बाहर निकालना, इसका काम भी कोई करता है, तो वो काम कौन करता है? जल। तो ये उसके कार्य हो गए। तो एक तो शरीर का जो तापमान होता है उसको नियंत्रित करता है, बीमारियां जितनी भी होती है उनसे सुरक्षा प्रदान करता है, शरीर से जो हानिकारक पदार्थ है उनको बाहर निकालना, ये सब कार्य भी कौन करता है? जल करता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। आवश्यकता बहुत हमारे शरीर को होती है उसकी, लगभग 70% पानी जो है वो अपने शरीर के अंदर होता है
और ये 70% पानी पूरा का पूरा क्या काम करता है, विलायक का काम करता है। किसका काम करता है, विलायक का। अब एक मोस्ट बात अपने साथ में आती है जो नोट करके आप उसको याद रखना कि अपना जो शरीर है, तो ये शरीर मान लो अपना ये शरीर है, ठीक है, तो अपना ये पूरा का पूरा ये जो शरीर आपको दिख रहा है, ये जो शरीर आपको दिख रहा है, इस शरीर में विभिन्न प्रकार के अंग होते हैं। इन सभी अंगों में, जैसे ये मान लो अपने हो गया मस्तिष्क, ये अपने को हो गई गर्दन, ये जो मध्य वाला पार्ट है जिसे यूट्रस कहता है या पेट कह दो, इन शरीर के सभी अंगों में जो पानी है उसकी मात्रा पूरी अलग अलग होती है। जैसे यहाँ आपने देखा हो तो फेफड़े 2 होते हैं, और नीचे उतरोगे तो यहाँ अपने वृषण होते हैं, ठीक है, और नीचे उतरोगे तो यहाँ किडनी होती है। इन सब में जैसे ये जो होता है ये फेफड़ा होता है, ये जो होता है उसे कहते हैं किडनी, या आप इसे दूसरा नाम कह दो तो वृक्क। तो इन सभी अंगों में क्या होता है, पानी का जो लेवल है वो अलग अलग होता है। तो आपको पूछेगा कि भाई सबसे ज़्यादा अपने पानी की मात्रा किस में होती है, तो मैक्सिमम जो मात्रा होती है वो होती है, एक तो शरीर का एक अंग है जिसे कहते हैं यकृत, और इस यकृत में होती है 69% पानी की मात्रा होती है। ओवरऑल इस यकृत में पानी की मात्रा कितनी होती है, 69। और अपनी जो मांसपेशियां है, मांसपेशियां जितनी भी मसल्स हैं, इस मसल्स के अंदर पानी की मात्रा जो होती है वो होती है अपने पास में 75% होती है। तो यकृत में होती है 69 और मांसपेशियां जो होती है उसमें होती है अपने पास में 75% जो है वो होती है। ओवरऑल शरीर में कितनी होती है, तो शरीर में मैंने आपको बताया ओवरऑल शरीर का कह दे तो 70%। ओवरऑल जो शरीर है, बॉडी है, उसमें कितनी होती है 70%, जबकि यकृत में अकेले में 69, मांसपेशियों में होती है अपने 75। आपको पूछ ले कि प्रतिदिन आपको कितनी पानी की आवश्यकता होती है, तो प्रतिदिन ये फैक्ट है पूछे जाने वाले, 3 से लेकर, या फिर आप कह दो 2 से 3 लीटर पानी आवश्यकता होती है। तो दैनिक जीवन में अपने को कितने पानी की आवश्यकता होती है, तो दैनिक जीवन में जो पानी है वो अपने आवश्यकता होती है 2 से 3 लीटर पानी जो है वो पर डे अपने को उसकी आवश्यकता होती है। तो ये जो चैप्टर है ये था अपने पास में जल वाला। एक बार अपन वापस इसका रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। तो अपन पढ़ रहे हैं जल, भोजन का घटक है ये भी। जल का सूत्र होता है H2O, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। आवश्यकता बहुत होती है शरीर को, लगभग 70% पानी जो होता है वो शरीर में होता है और विलायक का काम करता है। इसके कार्य क्या है, तो शरीर का तापमान नियंत्रण करना, बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करना, शरीर में जो हानिकारक पदार्थ हैं उनको बाहर निकालना। फिर मैंने बताया कि शरीर जो है उसमें पूरे के पूरे जो अंग है अपने शरीर के, सभी जगह पानी का लेवल है वो अलग अलग होता है। मस्तिष्क में अलग, गर्दन में अलग, पेट में अलग, फेफड़ों में अलग, किडनी में अलग, यकृत जो है उसमें सब में अलग अलग होता है। शरीर में ओवरऑल 70% पानी होता है, यकृत में 69% होता है, अपनी जो मांसपेशियां है उसमें 75, और प्रतिदिन अपने को पानी की कितनी आवश्यकता होती है, तो वो होती है 2 से 3 लीटर पानी जो है उसकी आवश्यकता अपने को होती। अगला वाला अपने टॉपिक है खाद्य रेशे। अब खाद्य रेशे में क्या है कि जितने भी अपने छिलके वाले जब पदार्थ है, छिलके वाले पदार्थ, जितने भी अपने छिलके वाले पदार्थ है, इन छिलके वाले पदार्थों में एक पदार्थ पाया जाता है और वो होता है अपने पास में सेल्यूलोज। सेल्यूलोज ये किस में होता है, जितने भी अपने छिलके वाले पदार्थ है उन छिलके वाले पदार्थ में अपने पास में क्या होता है, सेल्यूलोज होता है। अब छिलके वाले पदार्थ में कौन कौन से पदार्थ हो सकते हैं, तो आप देख लो, जैसे फल है, गाजर है अपने पास में, गाजर में भी आप मान लो, और मूली है, पालक है, या फिर आप भिंडी देख लो,
गोभी देख लो, बंद गोभी है या पत्ता गोभी देख लो, बंद गोभी या फिर आप कौन सी गोभी देख लो, पत्ता गोभी। बंद गोभी या कौन सी गोभी देख लो, पत्ता गोभी। इन सभी पदार्थों में क्या पाया जाता है अपने पास में, सेल्यूलोज पाया जाता है। अब ये जो सेल्यूलोज है ये क्या काम करता है, ये भोजन के रूप में ग्रहण किया जाता है सेल्यूलोज, और ये भोजन के रूप में जैसे अपन ग्रहण करते हैं तो एक रेशा बनाता है। ये जो सेल्यूलोज है, इस सेल्यूलोज को अपन भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, ग्रहण करते हैं। जैसे मान लो आपने फल खाया या गाजर खाई या कोई मूली खाई या कोई बंद गोभी या पत्ता गोभी सब्जी खाई, तो उसमें क्या है, उसको हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। और ये जो भोजन के रूप में ग्रहण होते हैं तो ये एक रेशेदार पदार्थ बनाते हैं। क्या बना लेते हैं, रेशेदार पदार्थ। अब जैसे ये रेशेदार पदार्थ बना, इन रेशेदार पदार्थों को अपन कहते हैं रफेज। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको पूछेगा कि रफेज क्या है, तो रफेज क्या है, भोजन के रूप में जो खाद्य रेशे है, छिलके वाले पदार्थ, उनको ग्रहण किया जाता है और वे रेशेदार पदार्थ बनाते हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं, रफेज कहा जाता है। क्या कहते हैं, रफेज। ये है अपने खाद्य रेशे। अब वो काम क्या करते हैं ये रफेज, कार्य क्या है इनके रफेज के, तो कार्य देख लेते हैं अपन। तो पहला काम तो ये भोजन के रूप में ग्रहण हो रहा है, तो जितने भी रफेज भोज्य पदार्थ है उसका पाचन करने में सहायक है। रफेज भोज्य पदार्थों के पाचन में सहायक है, पाचन में सहायक। मतलब आपने कोई पदार्थ खाया है तो रफेज जो है वो उसका क्या कर लेगा, पाचन कर लेगा। ऐसे आपको पता है एंजाइम पाचन करते हैं, लेकिन रफेज जो है वो भी भोजन का क्या कर लेते हैं, पाचन कर लेते हैं। और जैसे ही आप भोजन खाते हो तो अपनी जो आंतें होती है, आंतों में भोजन जो है वो चिपकता नहीं है, भोजन चिपकता नहीं है। जैसे मान लो मैंने कोई खाना खाया और खाना खाने के बाद मैं सो गया, तो सोने के बाद क्या होता है, आंतों में भोजन जो है वो पड़ा रहता है। लेकिन जैसे ही ये रेशेदार पदार्थ होते हैं या खाद्य रेशे जो होते हैं, ये क्या कर लेते हैं, ये रफेज का निर्माण करते हैं, सेल्यूलोज से बना हुआ रेशेदार पदार्थ उसका, और उसके निर्माण करने के बाद में जो भोजन आंतों में फंसा हुआ है वो आंतों के चिपकता नहीं है। अगर वो आंतों के भोजन चिपकता है तो रिएक्शन हो जाएगी और जो आंतड़ियां हैं वो सड़ने लग जाएगी। तो सड़ने से कह दो या फिर आंतों से जो भोजन है वो चिपकता नहीं है, ये किसके कारण नहीं होता है, तो ये सब रफेज के कारण जो है वो नहीं होता है। ठीक है। फिर अगला कि रफेज जो है उसके पाचन के दौरान जो भी वैसिले पदार्थ एवं जल है उसको अवशोषित कर लेते हैं। जैसे जहर जो है, जहर कह दो या ऐसी कोई दवाइयाँ है, अगर आपने कोई खाई है हल्की सी दवाई तो उससे किसी की मृत्यु नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि अपने शरीर के अंदर रफेज जो है, ये रफेज जैसे ही आपने भोजन के साथ में या आपको किसी ने कोई ऐसा पेय पदार्थ दिया है तो जैसे ही आप उसको खाओगे तो उसके द्वारा उत्पन्न जो वैशिल्य पदार्थ है और जो जल है उसको अवशोषित कर लेता है। तो रफेज पाचन के दौरान उत्पन्न जो वैशिल्य पदार्थ है, पदार्थ एवं जल का अवशोषण कर लेते हैं। जल का क्या कर लेते हैं, अवशोषण। ये उसके कार्य है। ठीक है ना। और भी एक ध्यान रखना, आपको इसका और काम ध्यान में आए तो ध्यान रखना कि शरीर में ये ग्लूकोज को अवशोषित करता है, ग्लूकोज को अवशोषित करता है, अवशोषित करता है।
आपने नाम सुना होगा कि ग्लूकोज को अवशोषित करने का काम जो है वो एक और काम करता है, और वो करता है इंसुलिन भी करता है। लेकिन ये इंसुलिन जो है वो हार्मोन होता है। अग्नाशय ग्रंथि जो है वहाँ अपन इसको, ग्रंथि वाला टॉपिक है, वहाँ पढ़ेंगे। लेकिन ध्यान रखना, आपको अगर खाद्य रेशे में कोई पूछता है तो रफेज जो है वो ग्लूकोज को क्या करता है, अवशोषित करता है। अब जैसे ग्लूकोज को वो अवशोषित करेगा तो डायबिटीज होने का खतरा जो है वो कम होता है, और शर्करा जो है वो नियंत्रित रहती है। अवशोषित करता है जिससे शर्करा नियंत्रित रहती है, नियंत्रित रहती है। तो ये कार्य किसके, अपने रफेज के कार्य है। पहला तो है भोज्य पदार्थों के पाचन में सहायक होता है, आंतों में भोजन को चिपकने नहीं देता, ठीक है, नहीं देता है। पाचन के दौरान जितने भी उत्पन्न वैशिले पदार्थ है या जल है उसका अवशोषण कर लेता है, ग्लूकोज का भी अवशोषण कर लेता है। इससे इंसुलिन हार्मोन जो है वो भी करता है, इससे शर्करा जो है वो नियंत्रित रहती है, ठीक है। तो ये सारी की सारी जो बातें हैं ये है अपने रफेज के जो है वो कार्य है, ठीक है। तो ये आज के अपने पास में 2 टॉपिक थे। एक तो अपने खाद्य रेशे वाला देख लिया, और उससे पहले हमने एक जल वाला टॉपिक जो है वो देख लिया था। रही बात आज के सवाल की, तो आगे बढ़ेंगे अपन और आज का सवाल जो है उसको देखेंगे। सवाल है आपके सामने कि भोज्य पदार्थों में, भोज्य पदार्थों में सेल्यूलोज नामक रेशेदार पदार्थ पाए जाते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, कहा जाता है। ये रहा आपके सामने आज का सवाल। इसका जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। इसका आंसर जो है आप, ये आज का सवाल था, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। चैनल को लाइक करना, कमेंट करना, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना। और अधिक से अधिक जितनी भी सोशल मीडिया साइट है आपके पास में, इंस्टाग्राम है या व्हाट्सएप पे कोई ग्रुप है या ट्विटर है या फिर मान लो कोई भी आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, उस पर आप ये जो कंटेंट है वो साझा करें। आप सभी का साथ ही हमारा जो है वो विश्वास बढ़ाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को तहे दिल से बहुत धन्यवाद और शुभ रात्रि।